A very warm welcome to all of you in the another session of Learn with Vrinda. So guys, हम क्लास 9 की प्लेलिस्ट पे थे जिसमें हम साइंस कवर कर रहे थे एंड फाइनली वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब फाइनली हम लास्ट टॉपिक्स पे आ चुके हैं। कुछ गिने चुने टॉपिक्स रह गए हैं आपके, उसके बाद आपका 9th क्लास का केमिस्ट्री पोर्शन हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है distribution of cell within a orbit. Okay, so the distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. ओके, तो दो साइंटिस्ट थे बोर एंड ब्यूरी। इन दोनों ने मिलके इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ऑर्बिट में फिल होते हैं इनको लेकर कुछ रूल्स दिए थे एंड उन्हीं रूल्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उन्हीं रूल्स को हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको जो बात अपने माइंड में रखनी है वो ये कि दो साइंटिस्ट थे बोर एंड ब्यूरी। इन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए आपके रूल्स सजेस्ट किए थे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ऑर्बिट में अरेंज होते हैं। इसके बारे में इन्होंने कुछ रूल्स के बारे में बताया था। So our first rule is the maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is 8, which means कि किसी भी outermost orbit के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आप किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना चाहें तो आप केवल 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनों को फिल नहीं कर सकते। ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है। The next rule state that electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shell are filled. Okay, this is all done in a stepwise manner. यानी कि अगर हम शेल की बात करें तो जब तक अंदर वाली शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक आप बाहर वाली शेल में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते हैं। जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो स्टेप वाइज मैनर में होती है। पहले पहली के अंदर भरा जाएगा, जब पहली शेल के आठों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तब दूसरी शेल का नंबर आएगा, जब दूसरी शेल के आठों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तब तीसरी शेल का नंबर आएगा। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। आर नेक्स्ट रूल, ठीक है, जो हमारा थर्ड रूल है वो क्या कहता है? इट सजेस्ट दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब क्या हुआ? विच मीन्स कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2n² तक के इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और यहाँ पर n जो होता है वो नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर n 1 है यानी कि हम पहली शेल की बात कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर हो जाएंगी 2n² यानी कि 2 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो 2 1 जा 2 यानी कि पहली के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए हम दूसरी शेल के लिए बात कर रहे हैं तो दूसरी के लिए हो गया 2n² एंड यहाँ पर n हो गया हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 2 4 जा 8। तो दूसरी शेल के अंदर आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? इट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज electron in the outermost cell, or it is equal to number of electron lost or gained or shared। यानी कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसके अलावा वैलेंसी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए या जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, जितने भी स्टेबल होने के इलेक्ट्रॉन उसने दिए या जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने स्टेबल होने के लिए लिए, इन सब की वो सारा का सारा नंबर क्या कहलाता है? उसकी वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा कि
कितने इलेक्ट्रॉन एटम ने लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन एटम ने गेन किए या कितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए, वो जो नंबर है वो उस एटम की क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। इज इट क्लियर व्हाट इज वैलेंसी? अब एक फॉर्मूला है वैलेंसी कैलकुलेट करने का, जो कि है वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी एटम की अगर वैलेंसी आपको निकालनी है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें 8 में से माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उस एटम की वैलेंसी कितनी है। एग्जाम्पल के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसके पहले शेल में आती हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम आउटर मोस्ट की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालने के लिए आप 8 में से 6 को माइनस कर दीजिए, विच इज़ 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस डिजिट को 8 से माइनस कर देना है। जब आप उसे 8 से माइनस कर देंगे तो आपकी वैलेंसी निकल कर आ जाएगी। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो बाहर आए 2 और पहली शेल में आए 2, फिर आए 4, तो आउटर मोस्ट शेल में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आया 4, यानी कि हमारे कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। अब इसके बाद जब हमने एटम की वैलेंसी की बात कर ली, अब हम एक एलिमेंट की वैलेंसी की बात करते हैं। तो एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है? सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम to become stable or to achieve an octet in outermost shell is called the valency of an element। यानी कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए या अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अपने आप को कंप्लीट बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए उस एलिमेंट के एटम ने जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन लिए या जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए, वो सब के सब उसकी क्या कहलाएंगे, उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाएंगे। वो नंबर उसकी वैलेंसी कहलाएगा। We know that atom reacts with each other in order to attain fully filled outermost shell। अब हम सभी को पता है कि एटम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने का या फिर एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का उनका मेन मोटिव क्या है? उनका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है कि उन्हें अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग पूरी करनी है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग पूरी करनी है और उसके बाद अपने आप को स्टेबल बनाना है। इन शॉर्ट, उन्हें एक फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल लेनी है और उस शेल के लिए उन्हें इंटरेक्शन करना पड़ता है, और इसी इंटरेक्शन के दौरान वो दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन या तो उन्हें देते हैं या उनसे लेते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं, और यही लेना देना या शेयरिंग उस एलिमेंट की क्या बन जाती है, वैलेंसी बन जाती है। नेक्स्ट वन इज इनर्ट एलिमेंट। तो देर आर सम एलिमेंट विच हैव एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, दे आर हाईली स्टेबल एंड देयर वैलेंसी इज 0। कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है जिनकी आउटर मोस्ट शेल पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। उनमें अगर पहली शेल है तो उसमें पूरे 2 के 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट शेल फिल है, जिन्हें और भी इलेक्ट्रॉन देने की या शेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती, जिनकी वैलेंसी 0 है, उन्हें एलिमेंट को कहा जाता है इनर्ट एलिमेंट। आई बात समझ में? The next topic is atomic number. So, the number of proton of an atom is called its atomic number।
एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन यानी कितने प्लस वाले एलिमेंट कितने प्लस वाला चार्ज प्रेजेंट है, उसकी काउंटिंग को उस एटम का क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। हमने बोला हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि हीलियम के अंदर एटॉमिक नंबर की काउंटिंग जैसे 2 है, उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। तो किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, वही नंबर उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 16 है, उसका मतलब उसके अंदर 16 प्रोटॉन प्रेजेंट है। आई बात समझ में। प्रोटॉन का जो नंबर है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन चाहे कहीं पर भी प्रेजेंट हो, उसके लिए एटॉमिक नंबर हमेशा 8 ही रहेगा, विच मीन्स उसके अंदर प्रोटॉन की काउंटिंग हमेशा 8 ही रहेगी। यानी कि एक एटम के लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है या जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, वो किसी भी कंडीशन में सेम ही रहेगा। उसका एटॉमिक नंबर यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन की काउंटिंग चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट इज मास नंबर, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus of an atom. It is denoted by A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसके सम को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर किसी का मास नंबर 9 है, उसका मतलब है कि उसके अंदर प्रेजेंट न्यूट्रॉन और उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन को जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद वो 9 डिजिट निकल के आई है, इसी वजह से उसका मास नंबर 9 है। ठीक है, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ही मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मास नंबर क्या होता है, ये समझ में आया। मास नंबर का मतलब है कि किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन टोटल प्रेजेंट हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, उस एटम का क्या कहा जाएगा, मास नंबर कहा जाएगा। यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको इन टोटल कहा जाता है न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो अगर कहीं आप न्यूक्लियॉन वर्ड को सुने तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि वहाँ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों की एक साथ बात की जा रही है। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग भी बोल सकते हैं, बट अगर हम न्यूक्लियॉन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक की बात नहीं हो रही है, वहाँ दोनों की ही बात हो रही है। तो मास नंबर समझ में आया, एटॉमिक नंबर समझ में आया। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर की टोटल कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, और मास नंबर यानी कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, उसे हम बोलते हैं मास नंबर। तो अगर हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर को यूज़ करके किसी भी एटम की नोटेशन को देखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि सेंटर में आता है सिंबल एलिमेंट का। जो भी एलिमेंट आपका है, जिसको भी आपको लिखना है, उसका सिंबल लिखा जाएगा सबसे पहले सेंटर में, फिर उसके ऊपर की साइड लिखा जाता है हमेशा मास नंबर, एंड नीचे की साइड लिखा जाता है हमेशा एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम नाइट्रोजन का लिखते हैं तो नाइट्रोजन हमारा एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन यानी कि एन को हमने रखा सेंटर पे। उसके बाद मास नंबर होता है नाइट्रोजन का 14, यानी कि नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की काउंटिंग मिला के कितनी है, 14 है, तो मास नंबर है ऊपर। और उसके बाद उसके अंदर प्रोटॉन की काउंटिंग कितनी है, 7 है, तो आपका एटॉमिक नंबर आ गया नीचे यानी कि 7। तो इस तरीके से जब आप नाइट्रोजन का सिंबल लिखेंगे तो नाइट्रोजन लिखा जाएगा पहले N, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ 14 और नीचे की तरफ 7। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर हम कार्बन के लिए बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। तो जब हम लिखेंगे सबसे पहले सिंबल आएगा कार्बन का, तो C आ गया सेंटर में, तो एटॉमिक नंबर होता है 6, तो एटॉमिक नंबर आ गया नीचे की तरफ। और मास नंबर होता है 12, तो मास नंबर आ गया ऊपर की तरफ। तो कार्बन का सिंबल बन गया C, 12 एंड 6, 12 ऊपर की तरफ, 6 नीचे की तरफ। ऐसे ही देखिए कुछ सिंबल्स दिए गए, जैसे ऑक्सीजन का O सेंटर में, 16 ऊपर, 8 नीचे।
एंड हाइड्रोजन के लिए 1 नीचे एंड 1 ही ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है, जो मास नंबर होता है वो भी 1 होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी 1 होता है। तो यहाँ पर किसी भी एटम को आपकी नोटेशन किस तरीके से दिया जाएगा वो समझ में आया। पहले सेंटर में आप उस एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, उसके बाद ऊपर की साइड आप उसका मास नंबर लिखेंगे एंड नीचे की साइड आप उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। इज इट क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। यानी कि वो एलिमेंट, वो एटम, एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, यानी कि जो ऊपर वाला मास नंबर था वो अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहे। सेम एलिमेंट के लिए जब मास नंबर अलग अलग हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अभी हमने देखा कि कार्बन का मास नंबर आपका 12 था, बट कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जिनमें मास नंबर 14 होता है। तो देखिए यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल के तौर पे कि दोनों कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 एंड 6 है, बट दोनों के लिए मास नंबर चेंज हो रहा है, एक के लिए 12 है और दूसरे के लिए 14 है। तो इस तरीके के सेम एलिमेंट के जो एटम हैं जिनमें अलग अलग मास नंबर प्रेजेंट है, उन्हीं को हम कहते हैं आइसोटोप। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन के पहले केस की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन का जो मास नंबर है वो है 35 एंड दूसरे केस में जो क्लोरीन है उसका मास नंबर है 37, बट दोनों ही केसेस में जो उसका एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो ये जो हुआ ये आपकी क्या हुई? ये क्लोरीन के आइसोटोप हो गए। ऐसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तीनों ही केसेस में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 रहता है, बट एक केस में मास नंबर 1 होता है, एक में 2 और एक में 3। तो ये होते हैं आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होते हैं समझ में आए एग्जाम्पल्स के थ्रू। आइसोटोप क्या होते हैं? अब अगर हम आइसोटोप की बात करें तो जो आइसोटोप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये बात आपको दिमाग में रखने की। जो आपके जितने भी आइसोटोप होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो तो सेम होंगी, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अब हमारे पास कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। तो उन आइसोटोप्स के यूजेस को एक बार हम देख लेते हैं कि आइसोटोप की एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट वन इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज an isotope of cobalt is used in treatment of cancer। एक कोबाल्ट का आइसोटोप है जिसे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्रे। गोइट्रे नाम की आपने बीमारी सुनी होगी जो आयोडीन की कमी से होती है। तो आयोडीन का एक आइसोटोप है जिसका यूज इसके इलाज के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। Next is an isotope of carbon used in carbon dating process to find out the age of fossil। तो कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसे कार्बन डेटिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब कार्बन डेटिंग का प्रोसेस क्या होता है? कार्बन डेटिंग का प्रोसेस होता है आपका कि कोई भी फॉसिल आपको मिला तो उस फॉसिल की सही एज को फाइंड आउट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। और इस प्रोसेस का यूज़ करके आप उस फॉसिल की एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका यूज़ कार्बन डेटिंग के प्रोसेस के लिए किया जाता है, और कार्बन डेटिंग का जो प्रोसेस है वो किसी भी फॉसिल की करेक्ट एज फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज अन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अभी हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप के बारे में बात की थी। उसमें था पहला आपका होता है 1 मास नंबर वाला जिसे हम हाइड्रोजन ही बोलते हैं, फिर 2 वाला जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और 3 वाला जिसे हम टाइटेरियम बोलते हैं। ठीक है। तो जो आपका ड्यूटेरियम होता है उसका जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बन के तैयार होता है उसे हम हैवी वाटर बोलते हैं, और उस हैवी वाटर का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। आपके पावर, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के तौर पे हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज
An isotope of sodium is used to detect blood clot. आपकी बॉडी में कहाँ ब्लड का क्लॉट इकट्ठा हो गया, उस ब्लड के क्लॉट को फाइंड आउट करने के लिए एक सोडियम का आइसोटोप होता है जिसका यूज़ किया जाता है, और सोडियम के उस आइसोटोप का यूज़ करके ये पता लगाया जा सकता है कि इस बॉडी के अंदर कहाँ पर ब्लड क्लॉट बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर विच इज कॉल्ड आइसोबार. What is isobar? Atoms of different element with different atomic number which have the same mass number are known as isobar. यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट के ऐसे एटम, जब दो अलग अलग एलिमेंट ऐसी कंडीशन में आ जाए कि उन दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो बट उनका मास नंबर सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जब मास नंबर सेम था, जब मास नंबर सेम है तो वह है आइसोबार, पर जब एटॉमिक नंबर सेम है तब वो है आइसोटोप। तो डिफरेंस समझ में आया। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास दो है, आर्गन और कैल्शियम का। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो देखिए, आर्गन का मास नंबर 40 है, कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है, बट अगर दोनों के एटॉमिक नंबर की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। मास नंबर सेम है बट जो दोनों के एटॉमिक नंबर है वो क्या है, डिफरेंट। और इसी तरीके के जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं उन्हीं को कहा जाता है आइसोबार। सो इज इट क्लियर? यहाँ पर आकर फाइनली आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। इसमें हमने सारे चैप्टर्स कवर, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो हमने अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर की हमने जब स्टार्टिंग करी थी तो स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जाना था, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, उनकी डिस्कवरी के लिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट को पढ़ा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने के लिए मॉडल ऑफ एटम्स को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के फेलियर को जाना। फिर हमने थॉमसन के क्रिसमस पुडिंग मॉडल को समझा, वाटरमेलन मॉडल भी जिसे कहा जाता है। फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जाना, उसके बाद बोर मॉडल ऑफ एटम को जाना। ठीक है। इतना जानने के बाद हमने लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा ऑर्बिट के अंदर, जो बोर और ब्यूरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर स्कीम दी थी, जिसमें हमने 3 डिफरेंट रूल्स को जाना था। आफ्टर डैट हमने वैलेंसी के बारे में जाना। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वैलेंसी को कैसे निकाला जाता है। फाइनली हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, आइसोटोप्स के यूजेस एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, एंड लास्टली हमने आइसोबार्स के बारे में पढ़ा। तो ये सारे वो टॉपिक्स थे जिन्हें हमने अब तक जाना और इस चैप्टर के अंदर हमने कंप्लीट किया। If you have any doubt and any query regarding any topic, you can ask in the comment section. Okay. And for today's lecture we are wrapping it up. ठीक है, यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।